हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9th, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे इंडिया का है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये कैसे है? लिविंग मतलब जिंदा। कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा कैसे है, हम इस चैप्टर में ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इससे पहले के जो आठ आठ चैप्टर है वो हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उसको पहले देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और लिविंग डॉक्यूमेंट। व्हाट डज इट मीन टू बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट? मतलब इसका मतलब क्या है कि वो लिविंग है। लिविंग भाई, एक बुक है वो जिंदा कैसे हो सकती है? ये एक भाई एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक बुक है वो जिंदा कैसे हो सकती है, लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ अ बुक दैट ब्रीथ्स, ग्रोज एंड अडेप्ट्स? दैट्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा सोचो, क्या कोई बुक होती है जो सांस लेती हो, जो बढ़ती जाती हो, या मतलब चेंजेस? जैसे हम लोग हैं, हम लोग कहीं और जाते हैं, जैसे सर्दी आ जाती है तो हम ठंडे गर्म कपड़े पहनने लग जाते हैं, गर्मी आ जाती है तो हम सूती वगैरह कपड़े, हल्के कपड़े पहनने लग जाते हैं। तो हम इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही है जो इन्वायरमेंट को अडेप्ट करता है। मतलब जैसे कि कोई भी चेंज होता है, अब टाइम के साथ सब चीजें बदलती रहती है ना, तो सब चीजों को बदलने के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस की जरूरत होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज को अडेप्ट करता है मतलब वो लिविंग है, क्योंकि वो इंसानों की तरह चेंजेस को क्या कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, अपने आप को उसके प्रति ढाल रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, उसके जैसा ढाल रहा है ना। देखते हैं। A living document is one that evolves with time to meet the changing needs. Living document वो document हुआ जो टाइम के साथ अगर नीड्स चेंज हो रही है, अगर हमें कुछ और चाहिए, अब जैसे बचपन में आपकी नीड कुछ और थी, अब कुछ और है, तो नीड्स के हिसाब से अगर बदल रहे हैं, नीड्स के हिसाब से अगर कोई डॉक्यूमेंट बदलता जा रहा है तो उसको हम लिविंग डॉक्यूमेंट कहेंगे। ठीक है, जो इवॉल्व होता जा रहा है धीरे धीरे, मतलब चेंज होता जा रहा है चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग डॉक्यूमेंट कहेंगे। क्योंकि इंसान भी ऐसे ही होते हैं, जैसा इन्वायरमेंट होता है इंसान कैसे हो जाते हैं वैसे ही बदल जाते हैं। ऐसे ही क्या है, ये भी जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदल रहा है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये बदल रहा है। मतलब ये क्या हुआ, एक लिविंग डॉक्यूमेंट हुआ। इट इज नॉट अ फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड नहीं है, स्टैटिक सेट ऑफ रूल्स नहीं है। स्टैटिक है थोड़ा सा हाँ पीछे का, लेकिन अपने आप को आज के टाइम के हिसाब से चेंज भी करता जा रहा है, इसलिए ये लिविंग है। इट इज फ्लेक्सिबल, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, मतलब अपने आप को चेंज करने की इजाजत देता है कि अगर कुछ भी अगर बदलाव आ रहा है, देश को अगर किसी और चीज की जरूरत है जो मेरे अंदर नहीं है, यू कैन चेंज मी, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये देता है, वो चेंज होता रहता है टाइम के साथ, इसलिए वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। इट रिफ्लेक्ट्स द जर्नी ऑफ अ नेशन। नेशन की पूरी जर्नी दिखाता है कि टाइम के साथ कैसे 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 सिचुएशंस आई, कैसे कैसे इन्वायरमेंट बदला और कैसे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया है। ठीक है, just like a tree, our constitution is firmly rooted in its core value. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, थोड़ी सी कोर वैल्यू है। कोर वैल्यू क्या, जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। जैसे इक्वालिटी, मान लो आप, इक्वालिटी ऐसी चीज है जो भाई कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन लोगों को बराबर मानना तो कभी जिंदगी में चेंज नहीं हो सकता ना, कि भाई कुछ भी हो जाए कुछ भी, लेकिन पूरी जनता को क्या करना है, बराबर मानना है। तो ये सब क्या हो जाती है, कोर वैल्यूज हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर वैल्यूज तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है, साथ में चेंजेस के साथ ग्रो करता जा रहा है। क्या कर रहा है, चेंजेस के साथ ग्रो करता जा रहा है। कहाँ पे, उसकी रूट्स क्या है, समझ लो रूट जैसे होती है ना, रूट तो चेंज नहीं होती, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोर वैल्यू है जो चेंज नहीं होती, लेकिन जहां जहां उसके ब्रांचेस हैं, जैसे कहीं भी चेंज की जरूरत है तो वहां वहां वो ग्रो कर जाता है, वहां वहां वो चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसे लिविंग डॉक्यूमेंट कहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। वाई कांट अ कॉन्स्टिट्यूशन बी स्टैटिक? एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैटिक क्यों नहीं हो सकता, मतलब वो रुका हुआ क्यों नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं है कि भाई एक है कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, इसमें ये रूल्स लिख दिए, बस
ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि बस भाई रूल लिख दिए उसको चेंज करने की जरूरत ना पड़े? क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरी सोसाइटी क्या है, चेंजिंग है। जब सोसाइटी में नया नया चेंज आ रहा है तो रूल्स में भी तो चेंज लाना पड़ेगा ना। जब सोसाइटी में चेंज आ रहा है, और सोसाइटी को तो रोक नहीं सकते कि भाई कुछ चेंज ना आए सोसाइटी में। सोसाइटी में तो धीरे धीरे चेंज आएगा ही नहीं। जैसे जेंडर इक्वालिटी लाई गई है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन नई चीज आई है ना। पहले इन्वायरमेंट को कोई दिक्कत नहीं थी, पहले के लोग नहीं सोचते थे कि भाई हमें पेड़ लगाने हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, है ना। नहीं सोचते थे क्योंकि उस टाइम पे इन्वायरमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है तो हमें उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट की नई प्रॉब्लम आई है तो हमें भाई उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे वैसे हमें चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है। हमारे सामने न्यू चैलेंजेस आते हैं, नए नए चैलेंजेस। जैसे इन्वायरमेंट खराब होता जा रहा है, इन्वायरमेंट खराब हो रहा है तो हमारे सामने चैलेंज आया है कि भाई इन्वायरमेंट को अगर हम अभी ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो न्यू चैलेंजेस आए तो उसके हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा, है ना। हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि पूरी देश की जनता उसे माने। और देश की जनता किसे मानती है? रूल ऑफ लॉ को मानती है। इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं जिससे क्या हो, सोसाइटी की नीड्स को, हमारे जो न्यू चैलेंजेस आए हैं हम उनको बीट कर सके। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं रख सकते। जैसे जैसे सोसाइटी में नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं हमें वैसे वैसे नया कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब नए नए थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। लेसन्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, हमें जैसे बहुत सारा टाइम हो जाता है, ओवर टाइम वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस। हमने पूरी जिंदगी में क्या क्या सीखा है उससे हमें कुछ सीख लेके क्या करना चाहिए, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपका एक बार शुरू में जब आप छोटे थे आपको नहीं पता होगा कि आग क्या होती है ना। कभी आपने मान लो छू दी गर्म चीज तो आपको वही पता चल गया कि इससे दूर रहना है, ये आपका एक्सपीरियंस हो गया, है ना। आपको पता चल गया कि भाई उस आग से वो भाई खतरनाक है, उससे दूर रहना है। तो आपने लेसन लिए और आप चेंज हो गए, आप आग से अब दूर रहना स्टार्ट कर दिया आपने, है ना। तो ऐसे ही सोसाइटी में भी होता है, कोई भी चैलेंज आता है तो हमें उससे क्या लेनी पड़ती है, एक सीख लेनी पड़ती है। और उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या कर देते हैं, लागू कर देते हैं कि भाई ये चेंज आ चुका है सोसाइटी में, अब हमें ऐसे रहना पड़ेगा। अब सोसाइटी वर्ल्ड चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। वरना हम अगर मान लो सर्दी आ गई, ठीक है, बहुत तेज सर्दी है और आप गर्म कपड़े ना पहनो, फिर भी आप कहोगे नहीं भाई मैं नहीं चेंज होऊंगा, मैं तो ढीले कपड़े पहनता हूँ, मैं ढीले ही कपड़े पहनूंगा, मैं गर्म कपड़े नहीं पहन रहा है। ऐसे अगर आप करोगे तो आप सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, आपका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा अगर आप ऐसा करते हो तो, है ना। इसीलिए हमें आपको चेंज होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? आपको चेंज होना पड़ेगा। किसके हिसाब से? अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भाई ये चेंज है तो आपको चेंज लाना पड़ेगा। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, सोसाइटी में कोई भी चेंज आता है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज अडेप्ट कैसे करता है, किसके द्वारा करता है? मैंने पहले भी बताया, अमेंडमेंट होती है, मतलब चेंजेस करने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के लिए हमारे देश में अमेंडमेंट करी जाती है। अमेंडमेंट कैसे करते हैं ये हम देखेंगे अब, ठीक है। द ब्रिलियंट मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड अ वे फॉर इट टू अडेप्ट। अमेंडमेंट एक प्रोसेस लाया गया है। आर्टिकल 368 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये अमेंडमेंट प्रोसेस लिखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है, मतलब उसमें चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं। तो सबसे पहली होती है सिंपल मेजोरिटी, देन होती है स्पेशल मेजोरिटी, देन होती है स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स, ठीक है। तो तीनों हम एक एक चीज करके देखेंगे। सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, व्हाट इट इज, है ना। इसमें क्या होता है, नीड्स अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में अगर मान लो टोटल 543 मेंबर्स,
ठीक है, मैंने माना कि 543 मेंबर्स है, ठीक है। अगर फिर मैंने माना कि 500 मेंबर्स आज के दिन क्या है, पार्लियामेंट में आ रखे हैं, मतलब प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट कितने हैं, 500 लोग हैं। तो इसमें से 50% जो लोग हैं, इसके 50% कितने हुए, 250 लोग, है ना। 250 लोग, इसके 50% हुए। तो इसके 50% लोग कम से कम ये होने चाहिए कि वो इस चीज को हाँ करे, कि कोई भी चेंज अगर लाना है तो उसमें अगर 50% मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट है पार्लियामेंट में उस टाइम पे, उसमें से 50% लोग ऐसे होने चाहिए जो कहे कि हाँ भाई ये चेंज ला सकते हैं, तो वो चेंज लाया जाएगा। इसको हम सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। सिंपल मतलब जितने लोग प्रेजेंट है उनमें से आधे लोग, मतलब 50% लोग क्या करें, उस पर सहमति दे, उस पर कहें कि हाँ ठीक है ये चीज सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद ये किस लिए यूज होता है, मैटर्स लाइक क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स, जैसे न्यू स्टेट्स, अगर नया स्टेट बनाना है या उनकी बाउंड्रीज सेट करनी है, ऐसे छोटे मोटे जो होते हैं ना उनमें, मतलब छोटे मोटे तो नहीं है फिलहाल, बड़ी चीज है कि एक स्टेट को पूरा फिर से डिजाइन करना कि भाई कितनी उसकी बाउंड्री होगी, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है ना। तो भाई ये सब कुछ जो होता है ना, इन सब चीजों में क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। देन आती है स्पेशल मेजोरिटी, जो स्पेशल लॉज के लिए होती है, जो भाई थोड़ा सा होता है ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है हमारा, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, थोड़ा रिजिड भी है, कि वो अपने आप को ज्यादा चेंज करने की अनुमति भी नहीं देता, है ना, लेकिन चेंज करने की अनुमति देता भी है। कुछ जो सिंपल लॉज होते हैं जिससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी रखी जाती है, और जो ज्यादा स्पेशल होते हैं उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी रखी जाती है। अब देखते हैं वो क्या होता है। नीड द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर्स present and voting, and this should be more than 50% of total strength of the house। अब थोड़ा यहाँ से डिफिकल्ट हो गया है, देखो मैं बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मान लो हमने यहाँ क्या माना था, 500 लोग प्रेजेंट है, 500 लोग प्रेजेंट हैं, तो इनमें से 2/3 लोग ऐसे होने चाहिए जो हाँ कह रहे हैं। 2/3 मतलब अगर हम 500 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, 500 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, एक सेकेंड में करती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करती हूँ। 500 को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3, देन 2 0, 2 3 6 जा 18, देन हमारा 2, देन 0 2 6 जा, मान लो अराउंड 166, ठीक है। 166 मेंबर्स, तो 166 एक पार्ट है, देन उसमें 166 और प्लस कर दो तो 2 पार्ट हो जाएंगे, है ना, 2 पार्ट, तो 6 6 12, 6 6 12 13 एंड 332 मेंबर्स। 500 में से 332 मेंबर्स, यहाँ देखो सिंपल मेजोरिटी में कितने थे, 250 मेंबर्स दे रहे हैं बस, ठीक है, 50% ने दे दिया, हाँ ठीक है चलो पास कर दिया, है ना। एंड यहाँ पे क्या है, 500 लोग प्रेजेंट हैं, इनमें 332 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने हाँ बोली है, और 332 मेंबर्स फिर वो होने चाहिए कि, इतना समझ आ गया ना आपको। सबसे पहले ये बताओ कि 500 में से 2/3 लोग, मतलब समझ लो अगर 500 लोग प्रेजेंट है तो उसमें के 2/3 लोग, 332 लोग होने चाहिए ऐसे जो क्या करे, हाँ बोले उस टॉपिक पर कि हाँ भाई ये सही है, इसको लागू कर देना चाहिए, अमेंडमेंट कर देनी चाहिए, वो ये बोले। और उसके बाद ये देखा जाएगा, ये देख लिया, अगर मान लो 332 लोगों ने क्या कर दिया, वोट दे दिया कि हाँ भाई ये ठीक है कर दो, फिर 332 लोगों में ये देखा जाएगा कि टोटल स्ट्रेंथ क्या है। टोटल स्ट्रेंथ 543 थी, अब 543 के भी 50% लोगों ने हाँ बोला होना चाहिए। अब 543 का अगर हम आधा करें, 543 को हम 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4 एंड देन हमारा 1 4 7 जा 14 एंड देन 3 1, अराउंड 271 लोग। अब 271 से तो ज्यादा ही है 332, है ना, 332 ज्यादा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब 271 ऐसे लोग होने चाहिए थे जो इसको हाँ बोले, है ना। पहला क्राइटेरिया ये देखा जाएगा कि जितने लोग प्रेजेंट है उनमें से 2/3 लोगों ने हाँ बोला है। फिर दूसरा क्राइटेरिया ये देखा जाएगा स्पेशल मेजोरिटी में कि जितने टोटल मेंबर है पूरे में,
पूरे ग्रुप में जितने टोटल मेंबर हैं, चाहे प्रेजेंट हैं चाहे नहीं है, उनके आधे लोगों ने हाँ बोला है या नहीं। ये स्पेशल होता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भाई बहुत जरूरी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वगैरह को चेंज करने के लिए इसके लिए ये यूज किया जाता है स्पेशल मेजोरिटी, क्योंकि भाई इनको चेंज करने में ना थोड़ी आनाकानी करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भाई इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट है, सबको मैंने दे रखे हैं, वो ऐसे ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये रफ कर दें, 2 सेकेंड, है ना। अब थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सेकेंड, है ना। देन हमारी आती है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी में जितने लोग प्रेजेंट है उसके आधे, स्पेशल मेजोरिटी में जितने लोग प्रेजेंट है उसके 2/3 लोग, एंड देन जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसके 50% लोग। ठीक है, देन स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, है ना। ये क्या होता है, द टफेस्ट मेथड, सबसे टफेस्ट मेथड ये होता है, इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट प्लस द अप्रूवल एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब आपको ये पता होगा कि हमारी एक पूरे सेंटर की, मतलब पूरे देश की एक पार्लियामेंट है और सारे स्टेट्स में भी एक एक पार्लियामेंट होती है, जिसको हमें स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी में ये क्या हो जाता है कि जब इसमें क्या चाहिए होता है कि स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए। अब वही सोचो कितनी डिफिकल्ट थी कि भाई जितने लोग प्रेजेंट है उसमें से 2/3 एंड जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसके 50%, तो यही सबसे मतलब बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद इसमें प्लस और क्या कर दिया है कि 50% है, मतलब एटलीस्ट हाफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने क्या बोल दिया, स्टेट लेजिस्लेचर ने कह दिया हो कि हाँ भाई ये अमेंडमेंट कर दो, तो ये वाला क्या होगा, पास होगा। समझे, सिंपल में बहुत सिंपल है, स्पेशल में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ बाय स्टेट्स में और भी है कि स्पेशल मेजोरिटी में और प्लस कर दो कि आधी स्टेट लेजिस्लेचर भी क्या कहें, हाँ कहें कि भाई ये वाला अमेंडमेंट कर दो, मतलब ये वाला चेंज कर दो। ये किस लिए यूज होता है, मैटर रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब जब सबकी शक्तियों की बात आ जाती है। अब भाई तुम्हारे हक की बात आएगी तो तुम तो बोलोगे ना, तो स्टेट के हक की बात आती है। फेडरल स्ट्रक्चर में पावर्स का ही तो बंटवारा होता है, हमने चैप्टर में फेडरलिज्म में पढ़ा है, तो फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह में होता है, तो इसमें पावर्स की बात है भाई, स्टेट के हक की बात है। तो स्टेट का भी तो हक बनता है कि वो भाई इस पे चेंजेस करने दे या ना दे, वो भी देखे कि भाई सही चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऐसे मुद्दों पे क्या होता है, ये वाला चलता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको पहली बार में समझ ना आया हो तो प्लीज 1 बार 2 बार फिर से ये वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये भी रफ कर दो 2 सेकंड में, ये जो इसका ये था बस। तो चलिए, द परफेक्ट बैलेंस रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, परफेक्ट बैलेंस बना रखा है कि भाई मैं ज्यादा चेंज भी नहीं करने दूंगा, ये नहीं कि तुम जो मर्जी उठा के चेंज कर दो, एंड ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होऊंगा कि हाँ भाई मतलब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी है मेरे में कि जहां जरूरत है वहां तुम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिजिड भी हूँ कि भाई ये नहीं कि हर जगह चेंज कर दो मुझे। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, मतलब नॉट टू फ्लेक्सिबल, ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है कि भाई मैं वो कि भाई जो मर्जी उठाओ और चेंज कर दो, ये नहीं करने देता। ठीक है, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। उसके बाद नॉट टू रिजिड, ज्यादा रिजिड भी नहीं है, मतलब ये नहीं कि भाई मैं चेंजेस करने ही नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जहां पे जरूरत है वहां वो अपनी रिजिडनेस छोड़ देता है, वहां थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन जहां पर ये नहीं कि हर चीज तुम चेंज कर दो, है ना, तो उसके लिए वो रिजिड भी रहता है, मतलब ना ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना ज्यादा रिजिड है। ठीक है, रिजिड मतलब कठोर होता है, रिजिड मतलब कठोर, मतलब बहुत ज्यादा मजबूत, जो अपने आप को बदले ना, जैसे कहते हैं ना पत्थर दिल, हाँ वैसे ही। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पत्थर दिल नहीं है भाई, वो ना मतलब अच्छा है, वो ना ज्यादा पत्थर दिल है भाई, थोड़ा कठोर होना भी जरूरी है, वरना हर चीज चेंज हो जाएगी तो देश चलेगा कैसे, है ना।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें बस यही है कि रिजिड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी यही है कि रिजिड भी नहीं है ज्यादा, ना ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द रोल ऑफ द जुडिशरी। तो हमारी जो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो गार्जियन है वो कौन है? हमारी जुडिशरी है। हमने जुडिशरी वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कौन करता है? हमारी जुडिशरी करती है ना? पढ़ा है कि नहीं? जुडिशरी वाला चैप्टर पढ़ा है? पढ़ा होगा, चलो नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना जाके। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पार्लियामेंट के पास पावर दे रखी है कि वो अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन हर चीज चेंज नहीं कर सकता, है ना? वो हर चीज चेंज नहीं कर सकता। उस पर नजर कौन रखता है? जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। अब जिन बच्चों ने जुडिशरी का चैप्टर नहीं पढ़ा है उन्हें नहीं समझ आएगा जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, पढ़ लेना जाके। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा हमारी जुडिशरी नजर रखती है पार्लियामेंट के ऊपर कि भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ चेंज करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो, वो ये सोचती है। ठीक है, इन द हिस्टोरिक केशवानंद भारती केस, कभी कभार लड़ाई भी हो जाती है, केस भी आ जाता है कि भाई उन्हें जब गलत लगता है जुडिशरी को कि भाई तुमने ये गलत करा है, तुम तो पूरा पार्लियामेंट कह रही कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर रहे हो, वो पार्लियामेंट के ऊपर क्या करती है? सवाल उठाती है कि भाई पार्लियामेंट तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा चेंज कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया ऑर्डर कि तुम भाई पूरा ग्राउंड ब्रेक नहीं कर सकते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज जैसे इक्वालिटी है ना, ये सब कुछ है, ये सब कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, उन्होंने बताया केशवानंद भारती केस में। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे केशवानंद भारती केस के टाइम पे क्या बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे भी। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक उसमें है वो, है ना? तो उसमें क्या क्या होता है? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, ये सब कुछ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। किसको बताया? हमारी पार्लियामेंट को, जो अमेंडमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया था। पार्ट 2 इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। बाय बाय।